तो आज की वीडियो में हम न्यूटन के शीतलन नियम का डेरिवेशन देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने उसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ ली थी, उसका ग्राफ बना लिया था। तो आज हम देखते हैं कि न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार ऊर्जा का जो क्षय होता है, ऊर्जा की हानि होती है, उसका सूत्र किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। तो हेडिंग लगा लो, न्यूटन के शीतलन नियम में ऊष्मा क्षय का सूत्र स्थापित करना। ऊष्मा क्षय का सूत्र स्थापित करना। अगर शीतलन नियम आएगा तो यही आपसे पूछेगा 4 नंबर के अंदर कि इसका सूत्र क्या करो, स्थापित करो। तो इसमें पहले हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे। इसमें लिखो, माना एक पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, स्मॉल m है, जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता S है। ये नई चीज है, ये मैं आपको आगे पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी नाम है तो केवल लिख लो, विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता S है। अभी बताऊंगा देखो थोड़ा सा कि कोई भी मान लो तुम्हारे पास में 1 किलोग्राम पदार्थ है। अभी केवल इतना समझो कि ये क्या है, तुम्हारे पास में 1 किलोग्राम भाई पदार्थ है। इसका तापमान में 1 केल्विन परिवर्तित करना है। जैसे मान लो इसका तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 केल्विन है, तो इसे हमें कितना करना है, 29 केल्विन करना है। या क्या करना है, इस 28 से इसका क्या करना है, 27 परिवर्तित करना है। मतलब या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे। तो 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 किलोग्राम बढ़ाने या घटाने के अंदर जो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है वो उसकी क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो हम शीतलन नियम के अंदर ये बात करते हैं कि कोई पदार्थ है, उसका तापमान धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, शीतल होता जा रहा है। तो इसके अंदर जो ऊष्माधारिता होगी या जो तुम्हारी विशिष्ट ऊष्मा होगी उसे क्या बोलेंगे, एस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, परिवर्तन सर 1 केल्विन होगा तभी क्या? हाँ, ये एक अंक के लिए है। द्रव्यमान भी 1 किलो होना चाहिए और परिवर्तन भी 1 होना चाहिए, तभी इसकी परिभाषा बनती है। ठीक है, तो ये लिख दिया, ऊष्माधारिता S है एवं पिंड का तापमान T2 है, कैपिटल T2। पिंड का तापमान T2 है तथा वातावरण का तापमान T1 है। पिंड का तापमान कितना है, पिंड का तापमान है T2 और वातावरण का तापमान कितना है, T1। तब स्मॉल dt समय में, देखो ये लिखना, स्मॉल dt समय अंतराल में, तब स्मॉल dt समय अंतराल में, अल्प समय अंतराल में तापमान में कमी होती है, तापमान में कमी होती है। तब पिंड से उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा, पिंड से उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा निम्न प्रकार होगी। Q बराबर होती है mST। अब ये m क्या है, ये तुम्हारा सूत्र आएगा, कभी तो ये बीच में आ गया तो लिखना पड़ रहा है। m का मान क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। S क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता। और कैपिटल जो T है ये तुम्हारा, बंद करते हैं फटाफट, पिंड का तापमान। एक टेम्पर बने हो मतलब 20 साल लगे के चाल फटाफट करना और
टी बराबर यहाँ पर क्या है, पिंड का तापमान। अब अल्प के लिए हम क्या करेंगे भाई, ऊर्जा का उत्सर्जन अल्प होगा तो हम क्या लिखेंगे, dq, ऊष्मा कम है तो द्रव्यमान और ये तो अल्प होंगे नहीं, तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा, कम ज्यादा तो ms से b T2 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ जो dT2 है वो क्या बता रहा है कि पिंड का तापमान समय के साथ कम हो रहा है, समय के साथ सब हो रहा है। कम हो रहा है या बदल कितना कम हो रहा है। समीकरण नंबर 1, एक इसमें लिख लो, ऊष्मा परिवर्तन की दर इसी से ऊष्मा परिवर्तन की दर पर हल्का डाला कि वहाँ पे हमारा टी लगा देते हैं तो लिखो भाई लोगों, ये हो जाएगा तुम्हारा dq बटा dt बराबर ms dT2 बटा dt। इसे कह दो समीकरण नंबर 1। अब न्यूटन के शीतलन नियम की समीकरण कल हमने लिखी थी, उससे हम क्या जानते हैं वो देखते हैं। न्यूटन के शीतलन नियम समीकरण से हम जानते हैं कि माइनस का dq बटा dt बराबर k T2 माइनस T1, k T2 माइनस ये लिखी थी हमने। अब समीकरण 1 है, इसमें dq बटा dt का मान कितना है, ms dt2 बटा dt, तो यहाँ पर हम ये मान रख सकते हैं। समीकरण 1 है, समीकरण 2 में मान रखने पर तो मान रख देते हैं भाई लोगों, माइनस का चिन्ह ms dT2 बटा dt और बराबर यहाँ लगेगा k T2 माइनस T1। इस माइनस को उधर भेज देते हैं, अब तो कई चीज़ों को उधर भेजना है। ये यहाँ कैपिटल dT2 है तो यहाँ कैपिटल T वाले पद इसके नीचे आएंगे, तो तुम ऐसे लिखोगे, पहले समझ लो बाद में लिख लेना। dT2 यहाँ है तो इसके नीचे क्या आएगा, T2 माइनस T1 और ये सारा गड़बड़ साथ चला जाएगा। के ऊपर है उसके पास में कौन आ गया, dt और बटे के अंदर आ गया ms और ये माइनस का चिन्ह भी इधर भेज दिया तो आ गया माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन में, तो एक लाइन में लिख देते हैं पहले, दोनों तरफ में समाकलन कर दें। ठीक है, समाकलन करेंगे तो यहाँ बन जाएगा, देखो हमने भी पढ़ा था पहले कि अगर 1/x dx के ऊपर आता है, बता रहे उसमें क्या होता है, log x हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये dt2 है तो नीचे कौन है dt2 माइनस, ये तो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, उसका मतलब नहीं है, तो इसका जो मान बनेगा वो कितना बनेगा, log T2 माइनस T1 बराबर ये कांस्टेंट है कि नियतांक है, द्रव्यमान में नियतांक और विशिष्ट ऊष्माधारिता में नियतांक, क्योंकि हमने इनको एक एक ले लिया तो ये भी नियतांक ही, तो k m और s ये तीनों के तीनों बाहर आ जाएंगे, k m और s, तो अंदर कौन बचा dt,
और ये डी इस समाकलन से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली टी बचेगा। इसी के आगे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस का के बटा एम एस इंटू टी। और हम ये लिख सकते हैं कि के बटा एम एस जो है वो नियत है, तो इसे एक नया नियतांक मान लो, जैसे तुम के डैश कर लो, तो यहाँ क्या लिख दोगे, लॉग टी टू माइनस टी वन बराबर माइनस का के इंटू टी। अब लॉग हटता है और उधर जाता है तो ये ई की पावर में चली जाती है। देखो कैसे, टी टू माइनस टी वन बराबर ई की पावर माइनस के टी। ये तुम्हारी समीकरण निकलेगी। हाँ के डैश छापो, ये तुम्हें काम करना थोड़ा सा पाँच होता है। पाँच है, पाँच फिर उठा तुम्हें पाँच सोल्यूशन बनाओ बस। एक बार इसको उतार फिर इसको सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ अवकलन समाकलन का अति भयंकर उपयोग किया गया है। ये तुम्हारे तभी समझ में आएंगे जब तुम्हारे पहले का मामला सेट है। ये इस किताब की जो पाठ हमने किए हैं ना, प्रत्यास्था गुणांक वाले पाठ को छोड़ के द्रव वाला, गैस वाला और ऊष्मागतिकी वाला, ये तीनों पाठ मिला के ऐसे समझ लो 17 से 18 नंबर के तीनों पाठ 6 नंबर, 5 6 50 नंबर के पेपर में 20 नंबर के, तो ये 4 पाठ ही हो जाएंगे, 3-4 पाठ। यहाँ से लास्ट के अंदर ये T2 को निकाल देना, T2 बराबर T1 प्लस e की पावर माइनस के, तो साधारण दिया है, इसको इधर भेजा है, इसको लिखो, फिर तो वापस बताता हूँ क्या होगा। बताओ देखो 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 सीधा नियम क्या बताया गया है कि कोई भी तुम्हारी जो ब्लैक बॉडी हो, इसका ज़्यादातर एक ही गुण होता है कि ये ऊर्जा का क्या करती है,
अवशोषण करती है, लेकिन न्यूटन ने ये बताया कि ये ऊष्मा का क्या करती है, उत्सर्जन भी करती है। कौन सी विधि के द्वारा करती है? विकिरण विधि से उत्सर्जन करती है। तो उस उत्सर्जन का सूत्र स्थापित हमें यहाँ पर करना है कि कितनी ऊष्मा ये उत्सर्जित करेगी। तो सबसे पहली बात है कि ऊष्मा का जो उत्सर्जन होता है Q, उसका सूत्र होता है m जैसे ये T होता है तुम्हारे पिंड का टेम्परेचर, जो तुम्हारी ब्लैक बॉडी है जिससे हमें उत्सर्जन कराना है वो उसका तापमान होता है। m उसका द्रव्यमान है और s उसकी ऊष्माधारिता है। ऊष्माधारिता क्या है कि 1 किलोग्राम ब्लैक बॉडी का भार है, उसका तापमान 1 केल्विन या तो बढ़ाना है या घटाना है, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है वही उसकी क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और Q क्या है, उत्सर्जित होने वाली या अवशोषित होने वाली ऊष्मा ऊर्जा। अब हम अल्प की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dq। द्रव्यमान और s तो कांस्टेंट है, ये अल्प ना होते ना ज्यादा होते, तो यहाँ क्या आ जाएगा dt। और हमने यहाँ पे पिंड का तापमान कितना लिया है T2 और वातावरण का तापमान कितना लिया है T1, तो यहाँ हम ये लिख देंगे। अब इसमें परिवर्तन की दर कि भाई तापमान में कमी, ऊष्मा में कमी समय के साथ होगी, तो समय भी हम अल्प ले लेंगे dt और यहाँ पर भी क्या लगा दिया dt। इसे कह दिया समीकरण नंबर 1। कल ही हमने सिद्ध किया था कि न्यूटन का शीतलन नियम जो है उसके अनुसार ऊष्मा जो उत्सर्जित होती है, उत्सर्जन के लिए क्या लगाएंगे माइनस, और ऊष्मा उत्सर्जन की जो दर होती है dq बटा dt वो समानुपाती होती है इसके तापमान पर T2 माइनस। और जब ये हटाया था तो यहाँ पर क्या आया था, इसे कह दिया समीकरण नंबर 2। अब या तो इस माइनस को तुम उधर पहले भेज दो, फिर LHS बराबर RHS या dq बटा dt की जगह माइनस dt2 बटा ये मान रख देंगे, ठीक है। तो इनसे हमने ये मान यहाँ पे रखा, तो हम क्या कर देंगे माइनस का ms dt2 बटा dt और बराबर यहाँ पर आ गया k T2 माइनस T1। कैपिटल T वाले पद को एक तरफ कर लो और जो बच गए उन सबको एक तरफ कर लो, तो यहाँ रह गया dt2 और ये पद इसके नीचे आ जाएगा T2 माइनस T1 बराबर k ऊपर पड़ा ही था, dt नीचे से ऊपर आ गया और ये ms ये नीचे आ गया और माइनस का चिन्ह था वो, ठीक है। अब हमें फाइनल उत्तर के अंदर ये b अवकलन वाले नहीं चाहिए, तो इनका अपोजिट हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। इसी के साथ हम ये कह देते हैं कि ये है वो क्या है, नियतांक है, द्रव्यमान है वो भी नियतांक है, एंट्रोपी या तुम्हारी s है विशिष्ट ऊष्माधारिता वो भी नियतांक है। तो इसे इन पूरे पद को बार बार नहीं लिखना पड़े, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, तुम इसकी जगह k1 कह दो, k2 कह दो, कुछ कह दो, a लिख दो, b लिख दो, तुम्हारी इच्छा है। तो यहाँ हमारे पास में क्या आ जाएगा dt2 बटे T2 माइनस T1 और बराबर माइनस का k डैश और अंदर क्या रह गया dt, क्योंकि कांस्टेंट का तो अवकलन समाकलन होता नहीं, वो तो बाहर निकल जाता है। हमने एक नियम पढ़ा था कि 1 बटे x यहाँ पर आ जाता है, उसका हम क्या कर देते हैं log x। अगर तुम्हें ये कहते 1 बटे x माइनस 2 dx, तो इसका भी क्या हो जाएगा log x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये T2 है और ये T1। वातावरण का तापमान है वो तो बदलेगा नहीं, वो तो कांस्टेंट है, बाहर का जो टेम्परेचर है, इस वस्तु का टेम्परेचर बदलेगा इसके अनुसार। तो ये कांस्टेंट है जैसे कौन है 2 और ये T2 वेरिएबल है जैसे कौन है x। तो जब 1 बटे x माइनस 2 का समाकलन log x माइनस 2 होगा, तो उसी तरीके से इसका समाकलन क्या होना चाहिए log T2 माइनस T1 हो जाना चाहिए और बराबर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का k डैश, इस d से ये इंटीग्रेशन कर दिया क्या बचेगा, ठीक। अब log को लिखते हैं तो log के यहाँ नीचे क्या लगाया जाता है e लगाया जाता है, यहाँ पर भी क्या होता है e होता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा e होगा। जिस प्रकार से तुम ये लिखते हो कि x प्लस 2 की घात 2 बराबर 5 25 है, और जब ये घात उधर जाती है तो घात कितनी हो जाती है 1/2। उसी तरीके से जब log को हम उधर भेजते हैं तो ये e की पावर ऊपर आ जाती है, log नीचे चला जाता है, तो ये क्या होता है हमें ऐसे लिखता है e की पावर माइनस k डैश t। ये log की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जब मैं तुमको अवकलन सिखाई थी, समाकलन सिखाई थी। अब इसको उधर भेज दिया तो T2 का मान कितना आ गया T1 प्लस e की पावर माइनस k डैश, ये तुम्हारा ठीक है।
तो ये तुम्हें याद है कैसे करने, तो रिजल्ट आ जाएगा। नहीं याद है तो फिर अब याद कर लेना, टाइम पड़ेगा भी तुम्हारे पास, 10 दिन का है पेपर का, ठीक है। तो इसमें लिखो रिजल्ट, निष्कर्ष लिखो, निष्कर्ष। ये कितने नंबर समीकरण है लिखो? 3 नंबर है। उपरोक्त समीकरण 3 के अनुसार, उपरोक्त समीकरण 3 के अनुसार वस्तु का तापमान, वस्तु का तापमान धीरे धीरे घटता है, वस्तु का तापमान धीरे धीरे घटता है। अब हम देखेंगे न्यूटन के शीतलन नियम का प्रायोगिक सत्यापन, इसका प्रैक्टिकल है। बोलिए, न्यूटन के शीतलन नियम का प्रायोगिक सत्यापन लेबोरेटरी के अंदर से किसे प्रूव किया जाता है। ये लास्ट बड़ा टॉपिक है, बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है, लैंग्वेज ही है। फिर इसके बाद में एक एक रुपए वाली 10 परिभाषाएं वो परिभाषा लिखेंगे और तुम्हारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हेडिंग लगाओ, न्यूटन के शीतलन नियम का प्रायोगिक सत्यापन। इसमें सबसे पहले प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाना है। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट नाम में लेंगे प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र। ये चित्र वो है जो तुम्हें थर्मस आदि के अंदर काम में लेते हो। ये सारी उचालक दीवारें, दोहरी उचालक दीवारें, इंसुलेटर लेयर्स, और इनको नीचे इस तरीके से टिकाया गया है। ये नीचे स्टैंड लगे हुए हैं, ठीक है। और इसमें क्या भरा हुआ है गर्म पानी, इसमें तुमने गर्म पानी भर दिया। यहाँ पर हम एक थर्मामीटर लगाएंगे, ये तुम्हारा थर्मामीटर नंबर 1 है। और एक थर्मामीटर इसके अंदर भी लगा देते हैं, ये तुम्हारा क्या है, थर्मामीटर नंबर 2। और एक इसके अंदर चमची डाल देते हैं जिससे हम इसको घुमाएंगे। ये तुम चमची, चमचा, कुछ भी मान लो, इसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं विलोडक। हम इसको घुमाएंगे थोड़े समय बाद में, फिर इसका तापमान नापेंगे। बड़ा लो पकड़ो, उचालक 2 की दीवार, उचालक 2 घड़ी, इंसुलेटर डबल लेयर, ये थर्मामीटर है तुम्हारे, और ये विलोडक हो गया, ये स्टैंड है, पात्र में गर्म पानी, करना क्या, करना कुछ नहीं है। एक बार बाहर का तापमान नापेंगे, फिर अंदर का नापेंगे, फिर घुमा देंगे, फिर वापस अंदर बाहर का नापेंगे, फिर घुमा देंगे, फिर अंदर बाहर का नापेंगे। थोड़े समय बाद देखेंगे इसका तापमान धीरे धीरे कम होगा और इसके बराबर हो जाएगा न्यूटन का शीतलन नियम से काम का। बढ़ो,
ये लिखने के बाद में दो नंबर पॉइंट लिखना बनावट कंस्ट्रक्शन। कुचालक का प्रदर्शन है, बना इसको कुचालक दीवार को, ना ऊपर लगाया कुचालक, फिर पेपर के टाइम बाहर खा दोगे। जितना तुम कॉपी में लिखते हो उसका तुम्हें 40% तो याद रहता है। तुम यहाँ से कम लिख के जाओगे कि पेपर में 20% लिख के आओगे, नंबर आएंगे तुम्हारे 10%। जो यहाँ लिखा हुआ है उसको तो कम से कम पूरा लिख लो कॉपी में। होड़ लग रही है, पहले कौन लिखी, पेन छोड़ के कौन बैठे। तीन बार मिला लिया कि इसके ऊपर क्या लिखा है, तूने कॉपी में क्या लिखा है, फिर बेंच उठा कर लिखो। एक दो ही दीवार का कुचालक पात्र लेते हैं, एक दोहरी दीवार का कुचालक पात्र लेते हैं, उसके अंदर दो स्टैंडों पर, उसके अंदर दो स्टैंडों पर एक बेलनाकार पात्र में, एक बेलनाकार पात्र में गरम जल भरकर रखते हैं, गरम जल भरकर रखते हैं। इस जल का तापमान, इस जल का तापमान वातावरण के ताप से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रखते हैं, लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रखते हैं। जल का तापमान वातावरण के ताप से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रखते हैं। तथा चित्रानुसार जल से भरे पात्र में जल का तापमान मापने के लिए, जल से भरे पात्र में जल का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर डालते हैं, तथा डालते हैं तथा जल को मिलाने के लिए विलोडक डालते हैं, जल को मिलाने के लिए विलोडक डालते हैं एवं वातावरण का ताप मापने के लिए वातावरण का ताप मापने के लिए एक अन्य थर्मामीटर चित्रानुसार बाहर रखते हैं, चित्रानुसार बाहर रखते हैं नली को वातावरण के लिए।
और ये जल के लिए है। अब लिखो क्रिया भी सबसे पहले थर्मामीटर 2 से जल का तापमान नोट करते हैं एवं थर्मामीटर 1 से सर्वप्रथम थर्मामीटर 2 से जल का तापमान नोट करते हैं और थर्मामीटर 1 से वातावरण का ताप नोट करते हैं। तथा इसके बाद जल को विलोडक से मिलाते हैं। जल को विलोडक से मिलाते हैं। मिला दिया। यही प्रक्रिया हर 30 सेकंड में दोहरानी है। यही प्रक्रिया प्रत्येक 30 सेकंड बाद दोहरानी है। दोहरा दी। प्रत्येक 30 सेकंड बाद दोहरानी है। तो यह पाया जाता है कि द्रव का तापमान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। धीरे धीरे कम होता जा रहा है एवं यह तापमान तब तक कम होता है जब तक कि जल का ताप वातावरण के ताप के बराबर नहीं हो जाता। वातावरण की ताप के बराबर नहीं हो जाता तथा निम्न ग्राफ प्राप्त होता है। ये T2 है, किसका तापमान जल। ये डायग्राम हमने कल बनाया था। P1 ये किसका है और ये लाइन बताती है सामने किसका। ताप ये सामने बड़ा बन रहा है। तो ये पार्ट तुम्हारा 95% कंप्लीट हो गया। अब एक एक रुपए की परिभाषा है वो हम लिखेंगे।